पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सजा के मुस्तहिक है। इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ कवानीन के मुताबिक इक़दामात किए जाएंगे। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया, हमने उनको नहीं छोड़ना। ये कौन सा इंसाफ है? आपने ये इल्जाम लगाया, आप जज बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया। जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम मोहब्बत, अमन और रहमत का दीन है, जिसके नाम में ही अल्लाह ताला की बनाई गई हर मखलूक के लिए सलामती का पैगाम है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि खुद पर कूड़ा करकट फेंकने वालों, पत्थरों से जिस्म मुबारक को लहूलुहान कर देने वालों, खुद को बेघर करने वालों और साजिशों, इल्जामात से हफ्सदा फजा कायम करने वालों को भी माफ करके रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब पाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू दरगुज़र की ऐसी मिसालें कायम की जिन्होंने ना सिर्फ आपके पैरोकारों को आपका गिरविदा किया, बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी इस्लाम का इंतहाई मुस्बत तासुर कायम कर दिया। जब खुदा, कुरान और नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज़ा से ज़्यादा जज़ा और मौत से ज़्यादा ज़िंदगी की बात करते हैं, तो क्या वजह है उन्हीं के नाम लेवा, उसी मज़हब के नाम पर वहशत की फजा कायम करते हैं? जब दीन इस्लाम तहम्मुल की बात करता है तो क्या वजह है उसी दीन के नाम पर हम महज इल्जाम की बुनियाद पर कानून हाथ में लेते हैं, मुबैना मुल्जिम को अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, चटखती हड्डियों को मसल कर खून आलू जिस्म पर नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं और खुदा के हुजूर सुरखरू होने का दावा करते हैं? क्या रोज़े महशर खुदा कानून हाथ में लेकर जमीन पर फसाद फैलाने वालों को माफ करेगा? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस अहम सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि सानिया सियालकोट मजहब के नाम पर अदम बर्दाश्त को मजहब की तालीमात से बर्दाश्त में कैसे ढाला जाए? इस आम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सानिया सियालकोट के जिम्मेदार का तयन कैसे किया जाए? क्या वो हुजूम जिसमें अक्सरियत 20 से 30 साल के नौजवानों की थी, या ये सोच कि अगर मैंने सिर्फ सुना है कि किसी ने तौहीन मजहब की है तो फिर उसे जान से मारना ही मेरा फ़र्ज़ है, कानून बाद में देखता रहेगा अपने मामलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपने सामने रखा और बहुत अच्छी तमहीद आपने रखी। सानिया सियालकोट सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर एक धब्बा नहीं है, बल्कि फ़िल हकीकत ये इस्लाम के हकीकी तसव्वुर के ऊपर एक धब्बा है। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम का हकीकी तसव्वुर जिस तरह आपने बताया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कायद आज़म, हमारे रहनुमा, हमारे मुक़्तदा हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में कि जबकि एक आमिरियत का निज़ाम था, एक बंदे का हुक्म वो कानून का दर्जा रखता था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानूनियत का तसव्वुर दुनिया को दिया और एक अदालत का तसव्वुर दुनिया को दिया, एक तहकीक का और तफ्तीश का तसव्वुर दिया। तो अब बग़ैर तहकीक के, बग़ैर तफ्तीश के, बग़ैर जरा के, बग़ैर गवाहों के आप किस तरीके से एक बंदे पर इल्ज़ाम लगाकर और उसके तौहीन और उसको तौहीन मज़हब के नाम पर ना सिर्फ ये कि कत्ल करें, सज़ा की नौइयत का भी आप ख़ुद तयन करें। सज़ा की नौइयत का तयन भी तो अदालत ने करना है। बिल्कुल। तो सज़ा की नौइयत का तयन भी ये तसव्वुर कि ख़ुद मुद्दई बने, ख़ुद गवाह बने, ख़ुद जज बने, काजी बने और ख़ुद फिर सज़ा के नफाज, सज़ा की तहमील की ज़िम्मेदारी भी अपने ऊपर लाएँ, ये हरगिज़ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल मुनाफी है। और सानिया सियालकोट के लिए आप कोई भी रिवायत या कोई भी इस्लाम का हुक्म आप उसके हक़ में पेश नहीं कर सकते। तो किबला साहब, अब अपनी गुफ्तगू में आपने तहकीक का जिक्र भी फरमाया, जरह का जिक्र भी फरमाया। अल्लाह ताला खुद भी कुरान पाक में तहकीक और सवाल करने को इनकरेज करते हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं अल्लाह ताला की कुदरत में। क्या वजह है कि हमने सवाल करने के कल्चर को ख़त्म कर दिया? अब तौहीन रिसालत पर कानून मौजूद है, मैं एक मुसलमान हूँ, बतौर मुसलमान ख़त्म नबूवत पर मेरा ईमान है, लेकिन जब इस कानून की गलत अमल दरामद पर मैं बात करता हूँ, इसके गलत इस्तेमाल पर मैं बात करता हूँ, तो मुझ पर डर है कि मेरे ईमान पर फतवे उठते हैं। ये डर की फ़ज़ा क्यों कायम हो चुकी है किबला साहब?
देखें, अगर आप अपने इलाके की तारीख़ देखें तो यहाँ पर इस्लाम आया बुनियादी तौर पे, ये बेशक यहाँ पे बादशाह आए, यहाँ पे हुकूमतें आईं मुसलमानों की, लेकिन इस्लाम यहाँ आया सूफिया की तबलीग, बिल्कुल, ट्रेडर्स ताजर आए, उनकी अमानत, दियानत, सदाकत, उसकी वजह से इस्लाम यहाँ फैला। अगर ज़बरदस्ती बादशाहों के ज़रिए फैल था तो आज इस पूरे खित्ते में कोई गैर मुस्लिम ना होता। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत हम हिंदो पाक और इस इलाके में गैर मुस्लिमों की देखते हैं। बदकिस्मती से ये तसव्वुर ये तो रहा, लेकिन 40 साल पहले ये जो नया तसव्वुर आया दोस्ती और दुश्मनी का, अलवला वल बरा का, और शिद्दत पसंद तंजीमें जो आईं और उन्होंने जिस तरीके से एक बयानिया दिया, उस बयानिए ने यकीनन न सिर्फ ये कि हमारे इलाके को, अफ़गानिस्तान के इलाके को, बल्कि आप देख रहे हैं कि पूरे खित्ते को एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दोचार कर दिया है। अभी मेरी मुलाकात हुई श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ। 10 मिनट पहले हम एक जगह बैठे थे और उन्होंने वहाँ पे श्रीलंका के मुसलमानों की हालत बयान की कि वहाँ पे इस्लाम बहुत ही मोहब्बत, ईसार, ताउन वाला इस्लाम आया था, और वो इस्लाम आया था, सूफिया का इस्लाम आया था, वहाँ पे ताजरों का इस्लाम आया था कि जो बुनियादी तौर पे मोहब्बत और एहतराम का इस्लाम है। लेकिन वहाँ भी ये अब तकरीबन 8% जो मुसलमान हैं उनके अंदर और नौजवानों के अंदर बिलखुसूस तशद्दुद का मैलान आया है, और वहाँ भी ये मसाइल जो हैं ये 40-45 साल का मसला है जो कि हमारे दरमियान आ गया है। बहुत ही बदकिस्मत है, और इसने फिर मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल की, इख्तियार की हैं। जिस तरह एक मर्ज़ जो होता है तो उसके फिर मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स आ जाते हैं, तो अब ये मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स हैं। अब ये एक वेरिएंट जो हमारे इलाके में आ गया है कि किसके साथ आपका तनाज़ा है, ज़मीन का तनाज़ा है, दुकान का है, कोई आपका कोई और किसी बात पे झगड़ा हो गया है, तो आसान बात, ज़ाती झगड़े, आसान बात यह है कि उस पर किसी बहाने से इल्ज़ाम लगा ले और फिर मॉब को इकट्ठा कर ले। ये मॉब जस्टिस नहीं, ये मॉब वायलेंस है कि ये अब एक तस्वर जो है हमारे यहाँ आ गया है, और इस पर बहुत संजीदगी से गौर करना है। हमने 20 दिसंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की एपेक्स बॉडी का खुसूसी इजलास इसी मौजू पे बुलाया। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की जो शिद्दत पसंद तंजीमों का उरूज हुआ, और जिसके बाद हालात यहाँ तक पहुँच चुके कि अगर ज़ाती रंजिश हो उस पर भी ये इल्ज़ाम लगा दें और फिर ये फसाद की हम सूरत हाल देखते हैं। सियासी इस्तेमाल कहाँ तक आप देखते हैं, उसको ज़िम्मेदार कैसे करार देते हैं कि इन शिद्दत पसंद तंजीमों को बनाने में या इनके सियासी इस्तेमाल ने किस हद तक इस सूरत हाल को जन्म देने में अपना किरदार अदा किया सर? ये मसले हैं, हमारे इलाके में भी ये मसले हैं, और अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हमारे मुल्क में भी इस किस्म की सूरत हाल है कि फिर ज़ाती अगराज़ के लिए, सियासी हिमायत के लिए, सियासी सपोर्ट के लिए फिर हम ऐसे लोगों से सिर्फ नज़र कर लेते हैं और उनको चैलेंज नहीं करते। ये पहला मौका आया है, मैं समझता हूँ सादुल हसन साहब, एक APS वाला वाक़या आया कि पूरी कौम को हिला के रख दिया। एक मौका आया, पैगाम पाकिस्तान बना, नेशनल एक्शन प्लान बना। एक ये मौका आया है कि पूरी कौम यकजा है। और मैं हकीकतन आपको बताऊं कि मीडिया ने जो किरदार अदा किया, मैं उसको सलाम करता हूं। मीडिया ने एक उमूमी बेदारी, उमूमी शऊर की मुहिम शुरू की है, और अब ये सिलसिला जो है, ये जो माहौल बना है, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और कौम को एक नया रुख देना चाहिए। अगर इसके बाद भी हम नाकाम हो गए तो मैं समझता हूँ ये हम पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी बदकिस्मत। नाज़रीन, किबला याद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुकब्बिल साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सानिया सियालकोट के बाद ना सिर्फ सियासी क़यादत मुत्तहिद हुई, फिर मजहबी क़यादत भी मुत्तहिद हुई और दीगर जो मुआशरे के तबके सब ने इसकी मजम्मत की।
اگر ایک لمحے کو ہم یہ فرض کریں جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اگر ثانیہ سیالکوٹ کے اس واقعے کو کسی خاص جماعت کی سپورٹ حاصل ہو جاتی اور اس جماعت کی مدد سے ہجوم اکٹھے ہو جاتے سڑکوں پر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی رٹ اسی طرح سے قائم رہتی؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب مذہب کے اس نعرے کو بنیاد بنا کر کچھ ہجوم ایک جماعت کے سہارا لے کر سڑکوں پر آتے رہے ہیں تو پھر ریاست کمزور پڑی ہے، پھر ریاست نے اپنے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے خون کو بھی درگزر کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ تو کیا اگر اس واقعے میں کوئی جماعت ان کا ساتھ دیتی تب بھی ریاست اتنی مضبوط ہوتی؟ موقع ہوتے ہیں جی۔ اب مثلا میں آپ کو بتاؤں اے پی ایس کا جو واقعہ ہے اس کی پشت پہ تو ایک منظم جماعت تھی نا۔ یہاں تو بے شک جو ہماری اطلاعات ہیں کہ راجکو فیکٹری کے اندر جو مزدور تھے ان کا اور پریانتا کمارا جو مینیجر تھا ان کے درمیان کوئی مسئلے پیدا ہو گئے اوقات کار کے حوالے سے اور اس قسم کا۔ یہاں تو صورتحال ذرا مختلف ہے، لیکن اے پی ایس کی صورتحال کا جائزہ لیں تو وہاں تو بالکل ایک منظم آئیڈیا، ایک منظم تحریک تھی۔ یہاں تو شاخسانے تھے اور وہ جو شدت پسند فکر کا شاخسانہ جو تھا اس کا یہاں سوء استعمال کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا۔ تو قوم جو ہے جس طرح اس وقت متفق ہو گئی تھی، آج بھی ایک بار پھر یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور اسی پہ میں زور دیتا رہا ہوں۔ ہم جب گئے 7 دسمبر کو پورے ملک کے جید علماء کا ہم نے اجتماع کیا اسلامی نظریاتی کونسل میں، گئے ہم ہائی کمیشن سری لنکا کے پاس، اور پھر اس کا ایک بڑا اچھا تاثر بنا وہاں پہ چینلز نے اس کو، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں سری لنکا میں مسلمانوں کے اوپر حملے نہ ہوں۔ اب بھی وہاں پہ کرکٹ کھیل باقاعدہ جاری ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ سری لنکن عوام جو ہیں وہ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے باقاعدہ کلیپنگ کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس دن جب کہ یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، اس دن بھی ہم نے سری لنکا سے 60 آنکوں کا عطیہ وصول کیا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اب یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ سارک میں سری لنکا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، ہماری حمایت کرتا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس موقع کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی یکجہتی کو مزید تقویت۔ اچھا اقبال صاحب، ہم نے ایک اور صورتحال بھی دیکھی، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، میڈیا پر بھی کہتے ہیں، آپ جیسے ہمارے جو معزز رہنما ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ پہ نہ لیا کریں۔ اگر الزام لگا ہے، ایک لمحے کو یہ بھی مان لیں کہ خدا نخواستہ واقعی الزام میں کوئی حقیقت ہے تو قانون کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اب جب قانون کا راستہ اختیار کرنے کا کہتے ہیں تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قانون میں بہت زیادہ جھول ہیں، قانون بہت پیچیدہ ہے، وہ راستہ بہت مشکل ہے، اور جو متاثرہ گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قانون کی عدالت میں ہم جائیں تو جج پر بھی بڑا معاشرتی دباؤ ہوتا ہے فیصلہ سنانے کے حوالے سے، وکیلوں پر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ جس شخص پر الزام لگا ہے اس کا کیس وہ نہیں لیتے، کیونکہ ایک بہت بڑا خوف ہے ان کو معاشرے میں جانے سے۔ اس ڈر کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں، یہ مسئلے تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ریاست کی رٹ جو ہے نا وہ بہرحال ہونی چاہیے، اس کو کی رٹ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک تو معاشرے کے اندر کام ہے، ایک ریاست کی رٹ ہے۔ برطانیہ، آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے برمنگھم میں فسادات، فوری طور پہ حکومت نے ایک ماہرین کا قومی کمیشن قائم کیا، اس سے کہا شارٹ ٹرم اقدامات، لانگ ٹرم اقدامات، فوری اقدامات بتا دیے جائیں۔ فوری اقدامات کے لیے فوراً 24 گھنٹے عدالتیں لگی، شب و روز عدالتیں لگی، اور جو ملوث لوگ تھے ان کو سزائیں ملی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں، یہ ایک ترقی یافتہ ملک کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، میں معاشرتی لیول پہ آپ کو ایک کمزور اور پسماندہ ملک کی مثال دوں گا، روانڈا، ٹھیک ہے، افریقہ میں ہوتو اور تتسی لاکھوں لوگ فسادات میں مارے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ راستہ نہیں ہے روانڈا کا، یہ راستہ نہیں ہے ترقی کا۔ وہی لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کے گھروں پہ حملے کیے تھے، ایک دوسرے کی اولاد کو، بھائیوں کو قتل کیا تھا، وہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ روانڈا جو ہے افریقہ میں ایک بہت ہی ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ کیگالی جو ہے، جو دارالحکومت ہے، وہ ایک بہت ترقی یافتہ ملک کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ تو ہم نے معاشرتی حوالے سے بھی کام کرنا ہے اور ریاستی رٹ کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے۔ عدالتی نظام کے اندر پیچیدگیاں ہیں بے شک، لیکن اس کے باوجود کسی کو اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ جب عدالتیں اپنا کام سست رفتاری سے کرتی ہے تو پھر آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں، اس کی اجازت بس آخر میں پھر آپ سے ہم یہ پیغام لینا چاہیں گے اپنے تمام تر ناظرین کے لیے بھی کہ ریاست کے مختلف طبقوں کو کردار کی ادا کرنا چاہیے تاکہ قانون کا راستہ اختیار کرنے کی اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے کی کچھ آگاہی ہو سکے۔ علماء بھی ہمارے معززین ہیں، مدرسین بھی ہمارے ہیں، والدین بھی ہیں، کس طرح سے یہ آگاہی اجاگر کی جائے؟ دیکھیں، پاکستان میں قانون کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قوانین ہمارے ہاں بہت منظم انداز میں موجود ہیں،
बल्कि हमारे कवानीन से लोग दूसरे ममालिक इस्तिफ़ादा करते हैं। आइन पाकिस्तान का जो है 1973 का, बहुत सारे मुल्कों ने हमारे आइन को लेके और अपने आइन बनाए हैं। पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि यहाँ सज़ा की यकीनियत नहीं है। किसी न किसी तरीके से लोग कोशिश कर लेते हैं और जो किसी जुर्म में मुलव्वस लोग होते हैं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से कानून में सज़ा से बचा लेते हैं। फौरी अदालतें होनी चाहिए जी, अच्छी बात है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को ये मुकदमा रेफ़र किया गया है। अगर कोई ख़तरा है तो दुनिया में इस किस्म की मिसालें हैं कि ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल में जेल के अंदर अदालतें होती हैं। इस बात का भी इम्कान है कि जो जज है वो दिखाई भी ना दे, उसका पता भी ना चले और इस तरीके से तफ्तीश भी हो, इस तरीके से जरा भी हो। ये तमाम तरीके मुमकिन है। होना ये चाहिए कि इस बात का अज़्म हो कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया है या इस किस्म के और जराइम किए हैं वो सज़ा से बचने ना पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किबला यासर हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर अपने अहम ख्यालात से हमें आगाह करें। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि इस मुआशरे में हम तहम्मुल की ऐसी फ़ज़ा कायम कर सकें कि आइंदा किसी और प्रियंका कुमारा की मस्ख़शुदा लाश को उसके बच्चे टूटी हुई हड्डियों और खून आलूद जिस्म के साथ वसूल ना करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।